हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक न्यू एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी स्टोरी लाइन काफ़ी मज़ेदार है। साथ ही इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हज़ारों साल पहले डुगु फैमिली के एंसेस्टर डुगु मोतियान ने एक ऐसी मैजिकल स्किल्स को हासिल किया जिससे पूरी दुनिया के लोग डरने लगे, क्योंकि वो स्किल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल थी जिससे डुगु मोतियान चाहे तो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों ने इटर्निटी वैली के ऊपर मिलकर अटैक कर दिया और सब लोग पूरे डुगु फैमिली को ख़त्म करने के पीछे पड़ गए ताकि वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स को रोक सके। जिसके बाद इस सिचुएशन को देख डुगु मोतियान को लगा कि उनकी पूरी फैमिली अब डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो उन्होंने अपने सारे मैजिकल स्किल्स को एक एसेंस स्टोन में स्टोर कर दिया ताकि कोई और उस स्किल को हासिल ना कर पाए। उनके इस फैसले से डुगु फैमिली का यंग मास्टर डुगु तियानमो राजी नहीं होता, इसलिए वो गुस्से से सब पर अटैक करके उन्हें मारने लगा, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो गई और चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी। वहीं उस दौरान डुगु मोतियान ने जब डुगु तियानमो को ये सब करने से मना किया तो डुगु तियानमो उनसे भी फाइट करने लगा, पर फिर भी वो मोतियान जितना पावरफुल नहीं होता, तो वो उसके अटैक से घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है, जिससे उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं। पर वो अपनी पावर्स के ज़रिए अपने दोनों हाथों को रीजनरेट कर लेता है। ये देख मोतियान जैसे ही उस पर फिर से अटैक करने जाता है, उसकी वाइफ उसे रोक देती है ताकि तियानमो मारा ना जाए। वहीं तियानमो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे आसमान में बिजली चमकने लगती है और काफ़ी तेज़ बारिश भी होने लगती है। फिर हमें हज़ारों साल बाद एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डुगु फैमिली छुपकर रह रही होती है। तभी उनकी फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है, जहाँ उसकी मॉम जैसे ही उसके हाथों को देखती है तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल कर ऊपर की ओर जाने लगती है, जिसे देख उसके डैड और ग्रैंडपा अंदर जाते हैं। जहाँ वो देखते हैं तो उसके हाथों में कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे देख उस बच्चे की ग्रैंडपा उसे वही एसेंस स्टोन देते हैं, तो वो उस एसेंस स्टोन की पावर्स को एब्जॉर्व करने लगता है। जिसे देख उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हर 100 साल के बाद हमारे एंसेस्टर मोतियान अपनी मैजिकल स्किल्स को हमारी जनरेशन को पास करते हैं, और वो अपने ग्रैंडसन को देख काफ़ी खुश होते हैं कि तभी उन लोगों पर अटैक होता है, जिसे उसके ग्रैंडपा एक शील्ड के ज़रिए रोकने लगते हैं। तो उनका बेटा उनसे कहता है, मैं इन्हें प्रोटेक्ट करता हूँ, तब तक आप उन्हें संभालिए। जिसे सुनकर ग्रैंडपा बाहर जाकर उन बंदों के साथ मुकाबला करने लगते हैं, जहाँ वो सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं और एक साथ मिलकर उन पर अटैक करते हैं। पर ग्रैंडपा उन सबको अकेले ही हैंडल करने लगते हैं। ये देख उनमें से एक बंदा मेंशन के अंदर बाकी सब पर अटैक करने जाता है, जिसे जाता देख ग्रैंडपा अपने बेटे को केयरफुल रहने को कहते हैं, तो वो उस आदमी को एक किक मारकर दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा भी ऑलमोस्ट सबको मार चुके होते हैं। एक आदमी के साथ फाइट करते हुए उससे पूछते हैं, बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, पर वो आदमी उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उन लोगों में फिर से फाइट होने लगती है, जिसमें ग्रैंडपा अपने मैजिकल स्पिरिट को समॉन करके उस आदमी पर काफ़ी पावरफुली अटैक करते हैं, जिसे वो आदमी रोक नहीं पाता और घायल होकर दूर जा गिरता है। ये देख ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी पीछे से एक आदमी उन पर अटैक कर देता है, जिससे बचकर ग्रैंडपा पीछे की ओर जाकर उस आदमी से कहते हैं, तुम बिना इंजर्ड हुए मिंक्यू के अटैक को ब्लॉक कर सको, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और फिर उससे पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन। जिसे सुनकर वो बंदा उनका कोई जवाब ना देकर उन पर अटैक कर देता है, पर तभी मेंशन के अंदर से उनका बेटा उस आदमी पर अटैक कर देता है, जिससे वो पीछे की ओर चला जाता है। तो वो अपने डैड से पूछता है, आप ठीक तो हो। तो वो कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस आदमी पर अटैक करते हुए उससे मुकाबला करने लगते हैं, जिसमें वो दोनों उस आदमी पर भारी पड़ रहे होते हैं। तो वो आदमी उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर ग्रैंडपा उसे आगे से घेर लेते हैं और फिर से अपने मैजिकल स्पिरिट को समॉन करते हैं और उसके ज़रिए
वो उस आदमी पर काफ़ी पावरफुली अटैक करते हैं, जिससे वो आदमी एक शील्ड के ज़रिए रोकने लगता है। पर ग्रैंडपा की पावर्स उस पर भारी पड़ रही होती है, जिससे वो आदमी पीछे जाकर अपने चाकू को बाहर निकालता है। ये देख ग्रैंडपा भी अपनी पावर्स को शो करते हुए ऊपर जा खड़े होते हैं, जिन पर जैसे ही वो आदमी अटैक करने जाता है तो दूसरी तरफ से ग्रैंडपा भी उस पर काफ़ी सारे गोल्डन हैंड्स के ज़रिए अटैक करते हैं, जिसे वो आदमी हैंडल नहीं कर पाता और पीछे एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख ग्रैंडपा अपने बेटे को बताते हैं कि जब मैं यहाँ एसेंस स्टोन को लेने आया था तब मेरे डुगू फैमिली के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, साथ ही कोई भी हमसे मुकाबला करने के लायक भी नहीं था। पर फिर भी लगता है अब हमारे डुगू फैमिली के बारे में काफ़ी लोग जान गए हैं। अब हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। और ये कहकर वो मेंशन के अंदर जाते हुए अपने बेटे को सामान पैक करने को कहते हैं, जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और उस बच्चे के डैड उसे उठाकर काफ़ी खुश होकर कहते हैं, मेरा बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, इसलिए मैं इसका नाम बाई तियान रखता हूँ। फिर हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम अपने मेन लीड बाई तियान को उसके दोस्त सीटू के घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ सीटू का घर लॉक होता है तो वो टेरेस के ऊपर से उसके घर के अंदर जाने लगता है, जहाँ जैसे ही सीटू उसे आवाज़ देता है तो वो नीचे गिर जाता है और उठकर उससे कहता है, तुमसे मिले काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिल लिया जाए। तो वो उससे कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मेरी बहन से मिलने आए हो। तो बाई तियान उससे कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे भी मिलने आया हूँ। जिसे सुनकर वो उस पर अटैक कर देता है। तो बाई तियान उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो उससे कहता है, ये हमारी सीटू फैमिली का रूल है कि किसी को भी अंदर जाने से पहले हमारी सीटू फैमिली के कल्टीवेटर्स के साथ मुकाबला करना होता है। तो बाई तियान उससे कहता है, पर लास्ट मंथ ही तो तुमने मुझे हराया था, इसका मतलब तुमने फिर से कल्टीवेट करके अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लिया। तो सीटू कहता है हाँ, और बाई तियान पर अटैक करने लगता है, जिससे बचते हुए बाई तियान कहता है, क्या तुम इतने सीरियस हो? और उसके अटैक से बचकर टेरेस पर चढ़ जाता है। ये देख सीटू कहता है, तो तुमने शिनगोंग टेक्निक को सीख ही लिया। तो बाई तियान उससे कहता है, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तो सीटू भी टेरेस पर जाकर लगातार बाई तियान पर अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए बाई तियान अपने एसेंस स्टोन को बाहर निकालता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। और सीटू पीछे की ओर जाकर बाई तियान से कहता है, ये तो चीटिंग है, तुमने इस तरह की मर्डर वेपन का यूज़ क्यों किया? जिसे सुनकर बाई तियान अपने एसेंस स्टोन को उछालते हुए सीटू से कहता है, ये कोई मर्डर वेपन नहीं है। और उसी दौरान वो फिर से टेरेस से नीचे गिर जाता है। ये देख एक ग्रैंडमा हंसने लगती है। वहीं उन लोगों ने जो तोड़ फोड़ किया होता है उससे एक सर्वेंट आकर साफ करने लगता है। दूसरी तरफ सीटू बाई तियान से पूछता है, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स इतना ज़्यादा पसंद है कि तुम बस कुंफू के 3rd ग्रेड की प्रैक्टिस करते हो, और अगर इसके ज़रिए तुम मुझे भी नहीं हरा पाओगे तो आखिर मैं अपने बहन को क्या जवाब दूंगा? जिस पर बाई तियान कहता है, तुम्हें क्या पता है, इसे वर्ल्ड्स 3rd क्लास मार्शल आर्ट्स कहते हैं, जिससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिराकल पावर खुद पर खुद अपीयर हो जाती है। तो सीटू से कहता है, अब तुम फिर से स्टार्ट मत होना। और फिर उससे बताता है कि जब से मेरी बहन वापस आई है मुझे तो तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है, इसलिए तुम उससे पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हारा ये अट्रैक्टिव फेस तो काम से गया। जिसे सुनकर बाई तियान कहता है, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी पीछे से वहाँ पर सीटू की बहन मून आती है और उनकी बातें सुनकर कहती है, अच्छा क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ? जिसे सुनकर सीटू मून को देखता रह जाता है। वहीं ये देख सीटू उनसे कहता है, ठीक है तो तुम लोग बातें करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। वहीं मून गुस्से से आगे जाने लगती है। तो बाई तियान उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो मून उसका हाथ छुड़ाकर आगे जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हारी मार्शल आर्ट्स में कोई इम्प्रूवमेंट हुई? तो बाई तियान उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मून उससे कहती है, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वर्ल्ड्स 3rd क्लास मार्शल आर्ट्स को अचीव कर लेने से मिराकल पावर खुद पर खुद अपीयर होगी? तो बाई तियान कहता है, हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपने डुगु फैमिली के एंसेस्ट्रल एसेंस स्टोन विरासत में मिली है। जिसे सुनकर मून उससे कहती है, पर ये सब बस कहने की बात है और शायद सेंट जो कहते हैं वो ऐसी बातें होती है जो ना तो तुम समझ सकते हो और ना ही मैं। जिसे सुनकर बाई तियान काफी उदास होकर उससे कहता है, पर तुम्हें तो हमेशा से मुझ पर काफी ज्यादा भरोसा था और तुमने एग्री भी किया था जब तक मैं अपनी मैजिक पावर को हासिल ना कर लूं तुम मेरा वेट करोगी। और वो जैसे ही मून को टच करता है तो वो उस पर अपना स्वॉर्ड तान देती है और कहती है, जब तुम एक स्वॉर्ड को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे? आखिर तुम अपने लाइफ को और अपनी फ्यूचर को लेकर सीरियस कब होगे? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम सबको प्रोटेक्ट कैसे करोगे और मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं बाई तियान भी उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और मून को आवाज़ देता है, पर वो नहीं रुकती। फिर हम उसी रात बाई तियान को एक रेस्टोरेंट में एक बंदे के साथ देखते हैं, जहाँ वो मून की बातों से काफ़ी ज़्यादा उदास और साथ ही गुस्सा भी होता है और वाइन देखते हुए उस लड़के से कहता है, अच्छा तो तुम्हें मेरे लिए यही एक एंटीडोट मिला। तो वो उससे वाइन पीने के लिए चलने को कहता है। सीटू उसका कान पकड़कर उससे कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। वहीं हम देखते हैं कुछ आदमी मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, साथ ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ये देख बाई तियान उसे कप फेंक कर मारता है तो वो आदमी गुस्से से चिल्लाकर कहता है, कौन है? तो बाई तियान उससे कहता है, अगर वो लड़की तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती करने में शर्म नहीं आ रही? जिसे सुनकर वो आदमी गुस्से से उससे कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, और गुस्से से उसकी ओर एक कप चलाकर फेंकता है, जिससे बचते हुए बाई तियान उससे कहता है, तुम तो सच में एक क्रिमिनल हो। जिसे सुनकर वो आदमी गुस्से से उस पर अपने स्वॉर्ड के जरिए अटैक करने जाता है। ये देख फेंग चौंक जाता है, पर तभी मून वहाँ आकर उस बंदे के स्वॉर्ड को तोड़ देती है और उससे एक किक मारती है, जिसे देख सब डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। तो वहीं मून को देख बाई तियान काफी मायूस होकर सोचने लगता है, ये यहाँ क्या कर रही है, और फिर काफी खुश होकर कहता है, क्या ये मुझे फॉलो कर रही थी? वहीं मून को देख वो आदमी उसके साथ भी बदतमीजी करने लगता है। ये देख मून उस पर अपने स्वॉर्ड के जरिए अटैक कर देती है, जिससे वो आदमी पीछे की ओर जाकर कहता है, इनिशिएट स्वॉर्ड एनर्जी, आखिर तुम हो कौन? तो मून उससे कहती है, जो वीक लोगों को बुली करते हैं उन्हें मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो उस आदमी पर अटैक करने लगती है, जिससे बचकर वो आदमी भागने लगता है। तभी एक आदमी उसके आगे आ खड़ा होता है और मून के अटैक को रोक देता है, जिससे वो पीछे की ओर चली जाती है। तो वो आदमी उसे अपना इंट्रो देते हुए कहता है, मैं लुओ जिंग लॉन्ग हूँ, लुओ तियान पैलेस से। तो मून उसे कहती है, अब चनफेंग सिटी में हमारी सीटू फैमिली वापस आ गई है, तो अब यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। जिसे सुनकर लुओ जिंग लॉन्ग कहता है, अच्छा तो तुम सीटू फैमिली से हो, और उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। तो मून भी वहाँ से जाने लगती है। ये देख बाई तियान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो जाते हुए उससे कहती है, आज जो कुछ भी हुआ वो बस एक सडन इंसिडेंट है, इसलिए तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। और हाँ, मेरे डैड ने कहा है जब तुम किंग लेवल को ब्रेक थ्रू करोगे तभी हमारी शादी होगी, इसलिए इसे याद रखना। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो बाई तियान काफ़ी मायूस होकर उससे कहता है, मैं तो बस तुम्हें थैंक्स कह रहा था। तो मून उससे कहती है, हमारे बीच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर बाई तियान उससे कहता है, और हाँ, एक दिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के काबिल बनकर रहूँगा। जिसे सुनकर मून मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी बाई तियान का दोस्त चेंग उसके पास आता है और कहता है, आप तो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहे हो। तो बाई तियान उससे कहता है, नहीं तो आज तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो चेंग उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बाई तियान उससे कहता है, मैं घर जा रहा हूँ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने। तो चेंग उससे कहता है, क्या अब तक तुमने 3rd ग्रेड कुंफू की प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं की? क्योंकि मैंने तो कोई भी मिराकल पावर को अपीयर होते हुए नहीं देखा। और वो लोग इसी तरह बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मून को टेरेस पर खड़ा होकर बाई तियान के बारे में सोचकर रोते हुए देखते
देखते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उससे कहता है, आज रेस्टोरेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ और तुम्हारा वहाँ होना सच में एक कोइंसिडेंस था, पर तुम्हारे कारण ही वो अब तक जिंदा है, नहीं तो पता नहीं वो कब का मारा जाता। और उसके पास जाते हुए कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। तो मून उस पर अपना स्वॉर्ड तान कर कहती है, अगर बाई तियान को कुछ भी हुआ तो पूरी दुनिया में जो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बारे में उसे नहीं बताऊंगी, पर मैं उम्मीद करती हूँ तुमने जो प्रॉमिस किया है उसे तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि ये बस एक जेड स्टोन की बात नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो आदमी भी उससे कहता है, तुम भी याद रखना कि तुम हमारे प्लान का ही एक हिस्सा हो, और ये कहकर वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम बाई तियान को छुपकर अपने घर के अंदर जाते हुए देखते हैं, पर उसके डैड देख लेते हैं और उसकी क्लास लेते हुए गुस्से से उसे पीटने लगते हैं, जिससे बचकर बाई तियान वहां से भागने लगता है, पर उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से बाई तियान के ग्रैंडपा मिंगक्यू उसके डैड पर पत्थर फेंकते हैं, पर बाई तियान के डैड उसे रोक लेते हैं और ग्रैंडपा मिंगक्यू को वाइन पीते हुए देखते हैं, जो बाई तियान की साइड लेते हुए उनसे कहते हैं, बाई तियान का गोल छोटा नहीं है। और जैसे ही वो नीचे आते हैं तो बाई तियान उनके पीछे जाकर अपने डैड से कहता है, देखा आपने, ग्रैंडपा भी मेरी बातों से एग्री करते हैं। जिसे सुनकर उसके डैड ग्रैंडपा मिंगक्यू से गुस्से से कहते हैं, ये लड़का दिन भर आवारों की तरह घूमते रहता है और रोज रात को ड्रिंक करके लेट से आता है और ऐसी बातें करता है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो ग्रैंडपा मिंगक्यू उनसे कहते हैं, किसने कहा हमारा बाई तियान आवारा है, और अभी अभी इसने कहा ना कि ये मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना चाहता है। जिसे सुनकर उसके डैड उससे गुस्से से कहते हैं, ना जाने कितने सालों से मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए ये बोल रहा है, पर जब भी मैं इसे सिखाता हूँ तो ये सीखता नहीं। जिस पर ग्रैंडपा मिंगक्यू बाई तियान से पूछते हैं, क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स सीखना है? तो बाई तियान कहता है, हाँ, मैं सच में मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता हूँ, बस आप और डैड मुझे सिखाना स्टार्ट कर दो। तो ग्रैंडपा कहते हैं, तो ठीक है, कल से तुम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना और रोज जंगलों के पीछे वाली रिबल पाइल जाना और उसे कैरी करके वापस लेकर आना, पर याद रखना उस दौरान तुम जमीन पर अपना एक भी कदम नहीं रखोगे, और अगर तुम ऐसा करने में एक बार फेल हो गए तो तुम फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए और शाम होने से पहले घर वापस आ गए तो मैं तुम्हें अपनी डुगू फैमिली की यूनिक स्किल को जरूर सिखाऊंगा। जिसे सुनकर बाई तियान काफी खुश होकर कहता है, क्या सच में, और वहां से चला जाता है। तो उसके डैड ग्रैंडपा मिंगक्यू से पूछते हैं, क्या ऐसा करना सही रहेगा, क्योंकि वो स्किल तो हमारे लिए भी आसान नहीं है, और अगर बाई तियान उससे मुसीबत में पड़ गया तो। जिस पर ग्रैंडपा मिंगक्यू से कहते हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो होना होता है वो हमेशा होकर ही रहता है, और वैसे भी इतने हज़ारों सालों से हमारी डुगू फैमिली लोगों से बचकर भागते आ रही है। तो बाई तियान के डैड काफ़ी मायूस होकर उनसे कहते हैं, हाँ मुझे पता है, पर अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर ग्रैंडपा मिंगक्यू हंसते हुए कहते हैं, ये सब तो हमारे दुश्मनों पर डिपेंड करता है, और ये कहकर वो दोनों मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम बाई तियान को जंगलों में भागते हुए देखते हैं, जहाँ वो सामने बैम्बू ट्रीज को देख ग्रैंडपा मिंगक्यू की बातों को याद करते हुए कहता है कि मुझे जमीन पर अपना कदम नहीं रखना है, और ये कहकर वो बैम्बू ट्रीज पर चढ़ने लगता है, पर आगे तक नहीं जा पाता और नीचे गिर जाता है। पर वो हार नहीं मानता और फिर से चढ़ने की कोशिश करता है, पर फिर से नीचे गिर जाता है और एक पत्थर के ढेर के पास पहुंचता है और चौंक कर कहता है, तो इसे ही रबल पाइल कहा जाता है। और फिर वो उन पत्थरों को कैरी करके बैम्बू ट्री के जरिए आगे जाने की कोशिश करता है, पर वो पत्थर इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि वो बैम्बू ट्रीज उनके वजन को संभाल नहीं पाती और बाई तियान फिर से नीचे गिर जाता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और काफ़ी कोशिश करता है कि ज़मीन पर बिना कदम रखे उन पत्थरों को कैरी करके उसे आगे लेकर जा सके। पर ऐसा करते हुए उसे शाम हो जाती है, पर वो फिर भी उस काम में कामयाब नहीं हो पाता और थक कर लेट जाता है, और
उसे लेटे हुए रात हो जाती है और वो काफ़ी मायूस होकर कहता है, ये बैम्बू ट्रीज़ मेरे और उन पत्थरों का वज़न नहीं उठा पा रही है, पर फिर भी मुझे इतने भारी पत्थरों को अपने बैग पर कैरी करके लेकर घर जाना होगा। और फिर वो काफ़ी मायूस होकर चांद को देखते हुए मून के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है, जहाँ जब वो इस जंगल में पहली बार मून को लेकर आया था तो वो यहाँ की खूबसूरत नज़ारा देख काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जहाँ बाई तियान उससे पूछता है, क्यों ये जगह घर से बाहर काफ़ी मज़ेदार है ना? तो मून कहती है, हाँ तुम तो सच में कमाल के हो, तुम्हें इतने सारे मज़ेदार जगहों के बारे में पता है। पर अफसोस मेरे डैड कहते हैं जो लोग मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें शांत रहना चाहिए, इसलिए वो मुझे तुम्हारे साथ खेलने के लिए मना करते हैं। जिस पर बाई तियान उसे कहता है, पर मैं तो बस फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट्स को ही सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसके अलावा सब कुछ बेकार लगता है। तो मून उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, ऐसा मत कहो, अगर मेरे डैड ने ये सुन लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। साथ ही लास्ट टाइम जब वो तुम्हें अपना डेसिबल बनाने को तैयार हुए थे तब भी उन्होंने तुम्हारी ऐसी ही बातें सुनकर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था और तुम फिर से वही बात कह रहे हो, तो ऐसे में कोई भी तुम्हें अपना डेसिबल कैसे बनाएगा? तभी बाई तियान उससे कहता है, छोड़ो मुझे, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जिसे सुनकर मून उसके मुंह के ऊपर से अपना हाथ हटा लेती है और फिर काफ़ी मायूस होकर उसे बताती है कि हो सकता है कुछ दिनों में मुझे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए वो शांग कंट्री जाना होगा। जिसे सुनकर बाई तियान चौंक कर कहता है, क्या पर प्रैक्टिस करने के लिए इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? तो मून उसे समझाती है कि जिस तरह से तुम इस दुनिया के बेस्ट कल्टीवेटर बनना चाहते हो उसी तरह से मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा होने के लायक बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे भी बहुत स्ट्रांग बनना है। तो बाई तियान उससे कहता है, पर इसकी क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मून उससे कहती है, हाँ मुझे पता है, पर मैं तुम्हारी वीकनेस नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जिसे सुनकर बाई तियान ना चाहते हुए भी उसकी बातों से राज़ी हो जाता है और कहता है, ठीक है, पर तुम वापस कब आओगी? तो मून उससे कहती है, तुम मेरा इंतज़ार करना जब तक मैं अपनी स्टडीज़ और प्रैक्टिस कंप्लीट करके वापस ना आ जाऊं, क्योंकि उसी के बाद हमारी शादी हो सकती है। जिसे सुनकर बाई तियान काफ़ी खुश होकर कहता है, क्या सच में? तो मून शर्माते हुए हाँ कहती है। जिसे याद करके बाई तियान खड़ा होकर कहता है, नहीं, मुझे और किसी शॉर्टकट पर ना ध्यान देकर अपने काम को कंटिन्यू करना ही होगा। और ये कहकर वो फिर से उन पत्थरों को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर फिर से वो उसमें नाकामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडपा मिंक्यू आते हैं और उससे इनडायरेक्टली कुछ ट्रिक्स बताते हैं और उसे घर चलने को कहते हैं, पर वो कहता है, नहीं, मुझे अब भी प्रैक्टिस करनी है। पर उसके ग्रैंडपा मिंक्यू उसे खींचकर वहाँ से लेकर जाते हैं। फिर अगली सुबह हम ग्रैंडपा मिंक्यू को वाइन पीते हुए देखते हैं। तभी वो देखते हैं तो बाई तियान फिर से छुपकर घर जा रहा होता है। जिसे देख ग्रैंडपा मिंक्यू कहते हैं, ऐसे बच्चे को नॉर्मल होने में वक्त तो लगता ही है, और ग्रैंडपा मिंक्यू ऐसा क्यों कह रहे होते हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम बाई तियान के फैमिली को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर बाई तियान के मॉम और डैड उसके हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उसके डैड ग्रैंडपा मिंक्यू से कहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप उसे डायरेक्टली ये सब करने से मना कर दे, वही अच्छा होता। जिस पर ग्रैंडपा मिंक्यू उनसे कहते हैं, तुम इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकते, और अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम खुद जाकर उसे देखते क्यों नहीं कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को उन्हीं बैम्बू ट्रीज के बीच में खड़ा देखते हैं, जहाँ वो ग्रैंडपा मिंक्यू की टेक्निक्स को समझ जाता है और उन पत्थरों को किस तरह से कैरी करना है ये भी उसे समझ आ जाता है। और वो ऐसे ही उन बैम्बू ट्रीज के जरिए एक बड़े से पत्थर को लेकर आगे जा रहा होता है। तभी वहाँ उसके डैड और ग्रैंडपा मिंक्यू आते हैं, जहाँ ग्रैंडपा मिंक्यू बाई तियान को देख काफ़ी खुश होते हैं। तो वहीं उसके डैड उसे देख कहते हैं, अच्छा, तो रात को आप बाई तियान से मिलने आए थे और आपने ही इसे ये सारे ट्रिक्स बताए हैं? तो ग्रैंडपा मिंक्यू उनसे हिचकिचाते हुए कहते हैं, नहीं तो। जिस पर बाई तियान के डैड उनसे कुछ कहने ही वाले होते हैं तो ग्रैंडपा मिंक्यू उनसे कहते हैं, मेरी डुगू फैमिली काफ़ी दिनों से साइलेंट है, पर अब
तभी वहाँ पर बाइतियान उस पत्थर को लेकर आता है और ग्रैंडपा मिंक्यू के टेस्ट को पास कर लेता है, जिसे देख ग्रैंडपा मिंक्यू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पर वहीं उसके डैड गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। ये देख ग्रैंडपा मिंक्यू बाइतियान से कहते हैं अपने डैड को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो बाइतियान उन्हें उस मार्शल आर्ट्स को सिखाने को कहता है। तो ग्रैंडपा मिंक्यू उससे कहते हैं मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए सुटेबल होगा। तो बाइतियान उनसे काफ़ी मायूस होकर कहता है पर आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था, इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा। तो ग्रैंडपा मिंक्यू से पूछते हैं मैंने तुम्हें जो एसेंस स्टोन संभाल कर रखने को कहा था वो कहाँ है? तो बाइतियान उन्हें वो एसेंस स्टोन दिखाते हुए कहता है आपने ही कहा था कि इसके जरिए वर्ल्ड्स 3rd क्लास के मार्शल आर्ट्स की पावर्स खुद पर खुद अपीयर होगी, पर ये तो झूठ निकला। मैंने इसके लिए कितनी प्रैक्टिस की पर लास्टली मैं मून तक को भी हरा नहीं पाया। तो ग्रैंडपा मिंक्यू उससे उस एसेंस स्टोन को लेकर कहते हैं तुम्हें पता भी है मेरे ग्रैंडपा को मैजिकल पावर का मतलब समझने में ना जाने कितने साल लग गए। और ये कहकर वो बाइतियान से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है इस दुनिया के वॉरियर्स के कितने लेवल्स होते हैं? तो बाइतियान कहता है हाँ, 3rd लेवल, 2nd लेवल, 1st लेवल और उसके बाद सब किंग लेवल, जिसमें अंकल C2 है और उसके बाद किंग लेवल मास्टर, जो कि इस दुनिया में बहुत सारे हैं। जिसे सुनकर ग्रैंडपा मिंक्यू से मुस्कुराते हुए पूछते हैं तुम्हें पता है ग्रैंडपा किस लेवल में है? और उनके ऐसा कहते ही वहाँ की सारी चीज़ें एकदम से रुक जाती है। तो बाइतियान उनसे कहता है ग्रैंडपा अब बहुत बूढ़े हो गए हो तो ज़रूर आप किंग लेवल के मास्टर होगे। और ये कहकर वो चारों तरफ देखता है तो सब कुछ रुक गया होता है। ये देख वो चौंक जाता है। तो ग्रैंडपा मिंक्यू उसे अपनी पावर्स को शो करते हुए बताते हैं कि ये एम्पायर लेवल की मैजिकल पावर है। जिसे सुनकर बाइतियान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही अपलोड करूँगी।